Hello, good morning, dear students. Now we are going to discuss our 10th history lesson number 4, the making of global world, and we have studied some part of this lesson. Now we are going to study it from page number 86, 2.4 title Rinderpest or the Cattle Plague. Dear students, what was Rinderpest? Rinderpest was a cattle plague. स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन पर्टिकुलर क्वेश्चन एनटीएससी में आ चुका है कि व्हाट वाज रिंडरपेस्ट. रिंडरपेस्ट वाज ए कैटल प्लेग. Rinderpest came in African continent in 1890s. No doubt it came in 1880s, but it spread in 1890s. It spread like it was a fast spreading, बड़ी तेज़ी से फैलने वाली कैटल प्लेग की डिजीज़ थी. इसके बड़े टेरिफाइंग, बड़े ही डेंजरस इम्पैक्ट ऑन द पीपल्स लाइवलीहुड एंड द लोकल इकोनॉमी ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हुए और इसलिए यूरोपियन कंट्रीज़ को अपने इम्पेरियलिज्म प्रोसेस को और अपनी कॉलोनीज बनाने के प्रोसेस को बड़ा फ़ायदा किया. इट मीन्स रिंडरपेस्ट वाज ए ब्लेस और बून फॉर द यूरोपियंस वाइल इट वाज ए कर्स और अभिशाप फॉर द अफ्रीकन्स. ये दर्शाती है किस प्रकार द एरा ऑफ कॉन्क्वेस्ट, अर्थात एक युग जिसमें एक देश दूसरे देश को जीतना चाहता था, उसमें डिजीज़ ने किस प्रकार, पशुओं की एक पर्टिकुलर डिजीज़ ने, एनिमल्स की एक पर्टिकुलर डिजीज़ ने लोगों के लाइफ और भाग्य को किस प्रकार चेंज कर दिया. देखिए, हिस्टोरिकली अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में इन कंपेरिजन ऑफ पॉपुलेशन लैंड ज़्यादा थी. बड़े लंबे समय तक वहाँ के लोग लैंड मीन्स लैंड के ऊपर फार्मिंग करके और लाइफ स्टॉक मीन्स पशु पालन करके अफ्रीका के लोग अपनी रोजी रोटी इनकम करते थे. सो दे वर नॉट इंटरेस्टेड टू डू वर्क फॉर लेबर, इसलिए वो पैसों के लिए लेबर वर्क नहीं करना चाहते थे. इन लेट 19th सेंचुरी अफ्रीका, वहाँ पे कंज्यूमर गुड्स मीन्स खाने पीने की जो वस्तुएं थी वो भी न के बराबर थी. अर्थात वहाँ पे जो साबुन, तेल, क्रीम, पाउडर, जो भी कंज्यूमर गुड्स होते हैं उसकी डिमांड बहुत कम थी. जैसे आज आप इंडिया में देखिए, आज से 20-30 वर्षों पहले जो आप देखते हैं बाथिंग सोप है, सैनिटाइजर्स, पता नहीं क्या क्या चीज़ें, उनकी डिमांड्स नहीं थी. इसलिए लोगों की कंज्यूमर गुड्स की डिमांड कम थी तो कम वेजेज में काम चल जाता था. इट मीन्स अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लोगों के पास लॉट ऑफ लैंड थी, लॉट ऑफ लाइफ स्टॉक था. इन्हीं दोनों चीज़ के कारण वो लेबर के लिए लेबर मार्केट में वर्क करने में इंटरेस्टेड नहीं थे. इन लेट 19th सेंचुरी में यूरोपियन कंट्रीज यहाँ पर आए. क्यों आए? क्योंकि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट ने उनको अट्रैक्ट किया, क्योंकि यहाँ पे वास्ट लैंड थी जहाँ पे प्लांटेशन और क्रॉप्स ग्रो करके यूरोप की जो कंट्रीज़ की फैक्ट्री थी जो एग्रो बेस्ड थी, प्लस वहाँ की पॉपुलेशन जिसको फूड ग्रेन्स की डिमांड थी वो पूरा उसके, प्लस मिनरल्स, वो वहाँ के इंडस्ट्रीज़ को एज रॉ मटेरियल दिए जा सकते थे. यूरोपियंस यहाँ पे प्लांटेशंस, माइनिंग्स के लिए आए सो दैट क्रॉप्स प्रोड्यूस हो उसके, मिनरल्स प्रोड्यूस हो उसके, जिसको एक्सपोर्ट करके यूरोप भेज के. बट उन्होंने सोचा नहीं था कि उनके सामने एक प्रॉब्लम और आएगी. क्या? शॉर्टेज ऑफ लेबर फॉर वर्क. पैसे के लिए लोग काम करने के लिए तैयार ही नहीं थे. इसलिए जो प्लांटेशन ओनर्स यूरोपियंस बने, माइनिंग ओनर्स बने, उन्होंने बेटा यूरोपियंस को उस फैक्ट्री में, उस प्लांटेशन में लगाने के लिए बहुत सारे तरीके फॉलो किए कि कैसे उनको रिक्रूट किया जाए, अपॉइंट किया जाए और कैसे उनको वहाँ पे रिटेन किया जाए, रखा जाए कि वो जा ना सकें. इसका पहला स्टेप था उन्होंने हैवी टैक्स इम्पोज कर दिया, जो कि प्लांटेशन और माइनिंग में काम किए बगैर यूरोपियन लोग वो टैक्स पे नहीं कर सकते थे. 1. सेकेंड, उन्होंने लैंड के इनहेरिटेंस लॉ चेंज कर दिए. इट मीन्स कि फैमिली में केवल एक व्यक्ति को फादर की लैंड मिलेगी, बाकी जितने ब्रदर्स सिस्टर्स हैं उनको लैंड राइट नहीं मिलेगा, वो लैंड से डिस्प्लेस हो जाएंगे. इट मीन्स मजबूरी में उनको काम करना ही पड़ेगा. 3. माइन वर्कर्स, जैसे किसी वर्कर को जैसे तैसे अपॉइंट कर लेते थे, उसको फिर अपनी बाउंड्री में कन्फाइंड करके रखते थे, कंपाउंड में, बाउंड्री में अलाउ नहीं करते थे. फिर भी उनकी बात नहीं बनी और आगे चल के 1880s के डिकेड, लेट 1880s में, इसीलिए फर्स्ट पेज पे आपने पढ़ा 1890s, रिंडरपेस्ट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आता है. ये ब्रिटिश एशिया मीन्स एशिया का वो पार्ट जो ब्रिटेन के कंट्रोल में था, वहाँ से एनिमल्स लाए जाते हैं और इटालियन सोल्जर्स को एज ए मीट सर्व करने के लिए उनको लाया जाता है.
बट इन पर्टिकुलर एनिमल्स में एक डिजीज़ थी जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में आ गई, रिंडरपेस्ट। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में ईस्ट साइड से एंट्री करती है, फॉरेस्ट फायर की तरह फैल जाती है और पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में विद इन 5 ईयर्स फैल जाती है, स्प्रेड हो जाती है और 90% कैटल डेड हो जाते हैं। इस प्रकार अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के लोगों के एनिमल्स डाइड हुए। इस सिचुएशन जो ये रिंडरपेस्ट से अराइज हुई, इट वाज ए क्रस फॉर, अभिशाप अफ्रीकन्स के लिए था, बट फॉर ब्लेस और बूम फॉर अफ्रीकन्स, बून फॉर अफ्रीकन यूरोपियंस। अब प्लांटर्स जो प्लांटेशंस के ओनर्स थे, माइनिंग ओनर्स या कॉलोनियल गवर्नमेंट में यूरोपियन गवर्नमेंट इन अफ्रीका, इन्होंने उस सिचुएशन को एक अधिकार किया, मोनोपोलो की। और जो स्कार्स कैटल थे, जो छोटे कैटल्स की शॉर्टेज थी, उसका फ़ायदा उठाया और अब लेबर मार्केट में अफ्रीकन्स को मजबूरी में आना पड़ा और उनके ऊपर इतने हार्श कंडीशंस लागू किए, इतने टफ कंडीशंस लागू किए कि वो मजबूरी में वहाँ काम करे भी। अब इंडेंचुअर्ड लेबर माइग्रेशन फ्रॉम इंडिया। पहला, सर इंडेंचुअर्ड लेबर क्या होता है? बॉन्डेड लेबर एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें आपको आने जाने का, रहने पीने की, सब खाने पीने की सब व्यवस्थाएं होती हैं। कैसे इंडिया से गए इंडेंचुअर्ड लेबर? जो इंडिया से गए, ये टू साइडेड नेचर ऑफ 19th सेंचुरी बताता है। टू साइडेड मीन्स एक साइड इकोनॉमिक ग्रोथ तो दूसरी साइड वर्कर्स का एक्सप्लॉयटेशन। ये दर्शाता है एक तरफ हायर इकोनॉमिक ग्रोथ थी तो सेकंड जो वर्कर्स काम करते थे माइजरी में थे, मीन्स उनको वेरी लो सैलरी पे की जाती थी, वर्किंग आवर्स बहुत ज़्यादा थे, गरीबी बहुत ज़्यादा थी। एक तरफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आई जिससे इंडस्ट्रीज में काम बढ़ा, तो दूसरी तरफ इंडस्ट्रियल ओनर्स ने उस प्रकार के तरीके अपनाए कि वर्कर्स को कैसे एक्सप्लॉइट किया जाए, कैसे टॉर्चर किया जाए। इन द 19th सेंचुरी हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स, इंडिया से हजारों लाखों लोग बेटा और चाइना से बहुत सारे लोग वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स में गए, वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में गए एज ए प्लांटेशन वर्कर्स, एज ए माइनिंग वर्कर्स, एज ए रोड एंड रेलवे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। और ये लोग हायर होके गए अंडर कॉन्ट्रैक्ट। इनको लिखा गया कि आपको इतने पर्टिकुलर ईयर्स वहाँ पे रहना है, जनरली 5 ईयर्स, और उनका आना जाने का सब खर्चा तय होता था। मोस्टली इंडिया से जो इंटेंचुअर्ड लेबर्स गए वो प्रेजेंट डे के यूपी, बिहार, सेंट्रल इंडिया और ड्राई डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तमिलनाडु से गए। इन द मिड 19th सेंचुरी दीज रीजन्स के अंदर बेटा क्यों गए ये लोग यहाँ से? सर यही क्यों गए? क्योंकि ब्रिटिशर्स के कारण कॉटेज इंडस्ट्री बर्बाद हो गई। क्यों? क्योंकि मशीन मेड क्लॉथ्स आ गया था। लैंड रेट्स ब्रिटिशर्स ने बढ़ा दिए थे। दूसरी जो कॉमन लैंड होती थी जिसके ऊपर लोग अपने एनिमल्स वगैरह को ग्रेज वगैरह करके और अपना गुजारा कर लेते थे, उसको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की लैंड डिक्लेयर कर दिया। उस लैंड को माइनिंग और प्लांटेशन के लिए क्लियर कर लिया, तो वहाँ पे लोग ग्रेजिंग वगैरह नहीं कर सकते थे। इस प्रकार गरीब लोग बुरी तरह इफेक्ट हुए। दे वर अनेबल टू पे द लैंड रेंट्स, और बेटा वो इतने कर्जे में फंस गए कि काम की तलाश में गए। अब सर वो गए कहाँ? इंडिया से जो लोग गए वो कैरिबियन आइलैंड मीन्स वेस्ट इंडीज़ वगैरह में गए। अपने घर के नज़दीक जैसे तमिलनाडु से जो तमिल माइग्रेंट्स थे वो सिलोन, जो टुडे नोन एज श्रीलंका, और मलाया मीन्स मलेशिया में गए। यहाँ पे कुछ लोग असम में भी प्लांटेशन के काम पे गए। इन लोगों को जब अपॉइंट किया जाता था तो बेटा एजेंट्स होते थे, कंपनी के एजेंट्स होते थे, प्लांटेशन ओनर्स के एजेंट होते थे, और इन वर्कर्स को वो भर्ती करते थे और उनको एक स्मॉल कमीशन, स्मॉल पेमेंट मिलती थी। ये लोगों को अब लोग जाते क्यों थे? क्योंकि गरीबी से बचने के लिए या गांव के लैंडलॉर्ड के ऑपरेशन से या जो लैंड रेंट पे नहीं कर पाए उससे बचने के लिए। कुछ लोग लालायित भी हुए, कुछ लोगों को लालच भी दिया गया। उनको जाने आने की जो जर्नी थी, रहने की जगह थी, कहाँ जाएंगे, नेचर ऑफ वर्क, लिविंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन के बारे में फॉल्स इन्फॉर्मेशन दी गई, और उनको ये नहीं बताया गया कि उनको लंबी समुद्री यात्रा, सी वोएज भी तय करनी पड़ी। कुछ लोग लेस इंटरेस्टेड थे, उनको ज़बरदस्ती भी भेज दिया गया। अब न्यू सिस्टम, इट वाज, इसको आप इंडेंचुअर्ड लेबर को न्यू सिस्टम ऑफ स्लेवरी भी कह सकते हैं। जैसे ये लोग प्लांटेशंस पे पहुंचते, माइनिंग्स पे पहुंचते, तो जो वर्किंग कंडीशंस, लिविंग कंडीशंस इनको जो प्रोमिस किए गए थे वो टोटली अपोजिट थी। बड़ी हार्श कंडीशंस थी, इनको कोई भी लीगल राइट्स नहीं के बराबर थे, नहीं थे। अब वहाँ पर भी वर्कर्स ने जिंदा रहने के तरीके निकाल लिए। कुछ वर्कर्स अपने ओनर्स के वहाँ से बच के जंगलों में चले जाते, फॉरेस्ट में चले जाते, बट यदि कोई पकड़ा जाता तो बुरी तरह पीटा जाता। कुछ लोगों ने अपने को एक्सप्रेस करने के, अपनी तकलीफ को एक्सप्रेस करने के लिए इंडिविजुअल तरीके, कुछ एक ने कलेक्टिव तरीके फाइंड आउट किए। जैसे कलेक्टिव में कुछ लोगों ने ओल्ड और न्यू कल्चर, ओल्ड मीन्स जहाँ से आए थे वहाँ की कल्चर, और न्यू कल्चर मीन्स जहाँ पे काम करने आए थे वहाँ की कल्चर को मिक्सअप किया। जैसे त्रिनिदाद
वेस्ट इंडीज़ में, यहाँ पे मुस्लिम लोगों ने मुहर्रम उनका त्यौहार होता है, ये दुख का प्रतीक होता है। यहाँ पे इमाम हुसैन को फांसी दी गई थी, उसकी दुख के तौर पे एक जुलूस निकाला जाता है जिसके अंदर लोग अपने शरीर को लोहे की नुकीली चीज़ों से पीटते हैं। उसका एक एनुअल कार्निवल, एक जुलूस निकालने लगे। इसी प्रकार जमैका जो कि वेस्ट इंडीज़ में पड़ता है, वहाँ पे बोब मार्ले था, उसने भी एक बेटा रास्ता फेरिजन नाम का कोई गीत संगीत निकाला। ये था लाइक बाई चटनी म्यूजिक वगैरह यहाँ पे डेवलप हुई। मोस्ट इंडेंचर्ड वर्कर्स बेटा 5 साल का टर्न होने के बाद में इंडिया में आते, थोड़ा समय यहाँ बिताते और अब उस जगह की जो भी काम था उसके हैबिचुअल हो गए, इसलिए वो लोग वापस वहीं लौट जाते थे। इसलिए आज भी आप देखते हैं इंडिया के बहुत सारे लोग वेस्ट इंडीज़ अमेरिका में पाए जाते हैं जिनको आप NRI, नॉन रेजिडेंट इंडियन के नाम से जाने जाते हैं। एक ऐसा ही व्यक्ति था VS नॉयपॉल अमेरिका में रहता है, उसको बेटा नोबेल प्राइज़ मिला है। VS नॉयपॉल को नोबेल प्राइज़ मिला है लिटरेचर के फील्ड में। आपने वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट टीम में शिव नारायण चंद्र पॉल, राम नरेश श्रवण के बारे में सुना होगा, जो कि बड़े ही ज़बरदस्त प्लेयर्स में, बट जितना उनका बड़ा एक्सप्लॉयटेशन हो, जितना उनमें टैलेंट था उतना उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिला। आज भी इंडिया के जो बहुत सारे लोग हैं उनको बेटा वहाँ पे एज ए कुली के तौर पे माना जाता है। VS नॉयपॉल ने अपने नॉवेल्स में भी इस बात को लिखा है। 1900 के डिकेड में आके, 20th सेंचुरी के स्टार्ट में आके भारत के नेशनलिस्ट लोगों ने इंडेंचर्ड लेबर का जो सिस्टम था इसको गलत ठहराना शुरू किया, कहा कि ये बड़ा गलत है, और 1921 में इंडेंचर्ड लेबर को बैन किया गया। भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, बेटा ये क्वेश्चन NTSC में आ चुका है कि व्हेन वाज इंडेंचर्ड लेबर अबॉलिश्ड इन इंडिया। नाउ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स अर्थात इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट अब्रॉड, बेटा जैसे जैसे ग्रोइंग फूड डिमांड हुई, वर्ल्ड मार्केट में इसकी डिमांड बढ़ी, तो देखिए वहाँ पे लार्ज कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी। अब जो बड़े बड़े लार्ज ओनर्स, प्लांटेशन ओनर्स थे, क्या तो बैंक से लेते थे या मार्केट से लोगों से पैसा उधार लेते थे। बट हम्बल पीजेंट्स, गरीब किसान कहाँ से ले? गरीब किसान को पैसा एज इंटरेस्ट, ऑन इंटरेस्ट प्रोवाइड करने के लिए इंडियन बैंकर्स आए, इंडियन मनी लेंडर्स आए, जिसके बारे में आप देखेंगे। ये इंडियन बैंकर्स थे, इन्होंने पैसा कहाँ से कमाया? एग्रीकल्चर के ट्रेड वरेड इधर उधर करके उसमें पैसा कमाया। हैदराबाद के सिंधी ट्रेडर्स वगैरह थे, ये लोग थे। अब देखिए इंडियन ट्रेड कोलोनिज्म एंड द ग्लोबल सिस्टम, बेटा हिस्टोरिकली इंडिया से जो फाइन कॉटन प्रोड्यूस होती थी वो यूरोप को एक्सपोर्ट होती थी। विद इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्रिटेन में कॉटन का प्रोडक्शन होने लगा और ब्रिटिश गवर्नमेंट को ब्रिटेन में वहाँ के लोगों ने प्रेशराइज किया कि इंडिया से जो कॉटन क्लॉथ आता है उसको तो बंद कीजिए, उसके ऊपर आप इम्पोर्ट टैक्स लगा दीजिए। तो इससे क्या हुआ? वहाँ की चीज़ें बिकेंगी। वहाँ की गवर्नमेंट ने टैरिफ मीन्स ट्रेड बैरियर्स लगा दिए क्लॉथ के ऊपर ब्रिटेन में, जिसके रिजल्ट ये हुआ कि इंडिया से जो क्लॉथ जाता था ब्रिटेन में वो घट गया। केवल इतना ही नहीं हुआ, ब्रिटिश मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो मशीन से बनी होती थी वो समुद्र पार करके अदर कंट्रीज़ में भी गई, एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मार्केट। इस प्रकार इंडियन जो ट्रेड बैरियर्स लग गए, इंडियन जो वीवर्स थे वो अपना इंडियन टेक्सटाइल्स थे, स्टिप कॉम्पिटिशन हुआ, न ब्रिटेन में बेच सकते थे क्योंकि वहाँ पे ट्रेड बैरियर्स लग गए। इंटरनेशनल मार्केट में भी मशीन मेड था, सस्ता था, हम नहीं बेच पाए, हमारे व्यूवर्स बड़े इफेक्टेड हुए। जैसे 1800 में हम हमारा कॉटन क्लॉथ्स जो फिनिश्ड गुड्स के तौर पे जाता था, इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट का जो 30% होता था वो आगे चल के 1815 में 3% आ गया और 1870s के डिकेड में 3% पे आ गया। और इन रिटर्न जो रॉ मटेरियल पहले कॉटन वगैरह का हम 5% भेजते थे वो बेटा 35% बढ़ गया। इट मीन्स हमारे व्यूवर्स थे उनको बहुत लॉस हुआ। आगे चल के ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर्स का जो मटेरियल था वो इंडिया में आया। इंडिया से केवल फूड ग्रेन्स और रॉ मटेरियल जाता था, बदले में वहाँ से फिनिश्ड गुड्स आते थे। ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ पे ज़्यादा की सेल करते थे और उनका जो एक्सपोर्ट हमारे इंडिया को करते थे वो ज़्यादा और हमारे इंडिया से इंपोर्ट करते थे वो लेस। इस प्रकार जो डिफरेंस था वो ट्रेड सरप्लस हो गया और उस ट्रेड सरप्लस अमाउंट को वो लोग अदर कंट्रीज़ में जैसे चाइना से टी परचेज करते थे, वहाँ ट्रेड डिफिशिएट था। इट मीन्स चाइना में उनकी सेल कम थी, परचेजिंग ज़्यादा थी, तो उस ट्रेड डिफिशिएट को इंडिया के ट्रेड सरप्लस से उन्होंने मैनेज किया, अर्थात उनको बड़ा ही फ़ायदा हुआ इंडिया।
दूसरे, इंडिया में ब्रिटिशर्स जितने भी ऑफिशियल्स थे, इंडिया के नाम पे जितना भी लोन ले रखा था, उन सब की पेमेंट वगैरह करने के लिए भी ये पैसा उन्होंने यूज़ किया. ओके डियर स्टूडेंट्स, वी वुड स्टडी द remaining part in next 2 more videos. Okay.